हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बढ़िया सा टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स में नहीं, तुम्हारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उधर भी ये सब टॉपिक्स काम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो हुआ क्यों था। उसकी काफ़ी रीजंस थे, पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे और सोशल भी थे। लेकिन सबसे पहले हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, जिसमें हमारा लैंड रिवॉल्ट्स आता है। ठीक है, मैं लिखती जाऊंगी और तुम्हें एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, 3 मेजर लैंड रिफॉर्म्स थे कंट्री में। कौन कौन से? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते थे, फिर था रैयतवाड़ी सिस्टम और थर्ड था महलवारी सिस्टम। तो कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? परमानेंट, क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, सेकंड रैयतवाड़ी सिस्टम, एंड लास्ट क्या था? महलवारी सिस्टम। ठीक है, ये 3 सिस्टम्स थे जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे चल रहे थे। ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब आया था? 1793 में आया था ये। ठीक है। रैयतवाड़ी कब आया था? 1820 में आया था ये। और महलवारी कब आया था? 1822 में आया था ये। ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि 1793 में आया था। तो ये इंट्रोड्यूस करा था हमारे कॉर्नवालिस जी ने, ये रे। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय 1793 में आया था और इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। अब इसका मतलब क्या है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का या फिर ज़मींदारी सिस्टम का? इसका दूसरा नेम भी लिख लो यहीं पे, ऑल्सो नोन एज ज़मींदारी सिस्टम। तो इसमें होता क्या था? तो इस सिस्टम में ज़मींदार्स को लैंड का ओनर बना दिया गया था और उनको जो फिक्स रेवेन्यू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो अगर रेवेन्यू टाइम पर नहीं दिया गया तो जो लैंड थी ना, उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हो जाता था। इससे पीजेंट्स पर हैवी प्रेशर पड़ा कि क्या था, मतलब ज़मींदार को बोला गया कि तुम हम मेरे को इतना लैंड रेवेन्यू जो भी है तुम मेरे को दोगे। किसने बोला? ये ब्रिटिशर्स ने बोला। तो अब ज़मींदार किससे लेंगे? पीजेंट से लेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देते थे फार्मर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कॉज था 1857 के रिवॉल्ट का। तो ये इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ पे करा गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था। सॉरी, मेरे को थोड़ी खांसी है तो एडजस्ट कर लेना आज। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रैयतवाड़ी सिस्टम।
रॉयत वाली सिस्टम किसने लाया था? ये मुनरो और रीड, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ये कब आया था? सबसे पहली बार ये आया था 1820 में। और किसने इंट्रोड्यूस करा था? मुनरो एंड रीड, इन्होंने ये सिस्टम को लाया था। ये मेनली कहाँ पे स्प्रेड था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट किया गया था बेसिकली। ठीक है, अब ये रॉयत वाली सिस्टम है तो इसमें रॉयत का मतलब होता है पीजेंट। पीजेंट मतलब फार्मर्स। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, तो इसमें क्या था रॉयत वाली सिस्टम में? जो लैंड रेवेन्यू था ना, वो फार्मर्स को डायरेक्टली स्टेट को पे करना पड़ता था। इसमें बीच में कोई भी नहीं आता था। ठीक है, और रेवेन्यू जो था, जो भी टैक्स था, जो भी वो लेते थी स्टेट, वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये भी एक फार्मर्स को बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, लास्ट हमारा आता है माहलवारी सिस्टम। अरे पेज ऐड नहीं है, रुको यार, तो मैं यहीं लिख देती हूँ। माहलवारी सिस्टम कब आया? 1822 में आया माहलवारी सिस्टम। और किसने लाया इसको? हॉल्ट मैकेंजी ने लाया पंजाब में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। किसने? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, कहाँ पे? इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक है, तो माहलवारी सिस्टम के अंदर क्या था? जो लैंड रेवेन्यू जो था वो was collected from the farmers by the village headman on the behalf of the whole village। क्या था इसमें? इसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन था ना, वो पूरा विलेज या महल से कलेक्टिवली कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, ज़मींदार से नहीं किया जाता था, एक हेड था, मान लो विलेज का हेड था, तो उनसे कलेक्ट करते थे ये। ठीक है, जिसको महाल बोलते थे। इतना आया समझ में? जो विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज टर्म्ड एज महल। महल किसको बोलते थे? महल बोलते थे द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेनली 1857 का कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट के। तो सबसे पहला था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, और ये एनलिस्टमेंट होगा, गलती से लिख दिया, सॉरी। ये होगा एनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? ये आया था हमारा 1856 में आया था। तो इसमें क्या था? 1856 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? जो इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनको ओवरसीज़ मतलब समुंदर पार करके जाना पड़ता था अपनी सर्विस देने के लिए। ठीक है, अपनी सर्विस के लिए भी रेडी, हाँ, अपनी सर्विस देने के लिए, जो कि और बहुत से इंडियन के लिए क्या था? समुंदर पार जाना उनके रिलीजन के लिए खिलाफ मानते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या था? ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे इंडियंस कि तुम भाई क्या करवा रहे हो, हमें क्यों भेज रहे हो समंदर पार कि हम वहाँ पे जाके अपनी सर्विस क्यों दें, हमें नहीं देनी। समझ रहे हो? हम अपनी इंडिया में रह के ही हम अपना
जो भी हमें सर्विस है वो हम देंगे, हम बाहर जाके नहीं देंगे। लेकिन क्या करा ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स थे, नहीं माने, कर दिया इन्होंने। तो ये भी एक मेन कॉज था किसका, 1857 रिवॉल्ट का। दूसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने? इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ये हुई थी 1848 में। ठीक है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर किसी प्रिंसली स्टेट का रूलर बिना नेचुरल हायर के मर जाता है, ठीक है, कि अगर मान लो कोई नहीं है, उसका बेटा या उसका दामाद ऐसे कोई बैठने के लिए उस पत्ती पे, तो उस स्टेट का जो ब्रिटिशर्स जो है वो उसको एनेक्स कर लेते थे, मतलब उस पर कब्जा कर लेते थे। इस पॉलिसी के अंडर झांसी, सतारा और नागपुर जैसे स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर में मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर वो आ गए थे। इस चक्कर में भी इंडियन रूलर्स बहुत ज़्यादा खिलाफ थे इस चीज़ के। ठीक है, जैसे इस सतारा को करा था 1848 में, संबालपुर और जैतपुर को करा था 1849 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। इन सब जगह को क्या कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि और कोई पत्ती बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है, बैठने के लिए। ठीक है, ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब नेक्स्ट आते हैं सिपॉय म्यूटिनी। जो रिवॉल्ट है ना 1857 का, कई हिस्टोरियंस उसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। सिपॉय का मतलब क्या होता है, इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करते थे। क्या है, सोल्जर्स हु वर्क इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस रिवॉल्ट की शुरुआत आर्मी के अंदर ही हुई थी। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के बिहेवियर के से गुस्सा थे, उनकी सैलरीज की थे, मतलब उनकी सैलरीज बहुत कम थी, इसलिए गुस्सा थे इंडियन सोल्जर्स। और जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे थे, उस चक्कर में वो क्या थे, डिससेटिस्फैक्शन थी, मतलब उनको इंडियन सोल्जर्स को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड रिफल, मतलब बोला जाता है, इट वॉज सेड दैट जो कार्ट्रिज थी ना रिफल की, वो रैप करी गई थी इन द फैट ऑफ काउ एंड पिग। और जो कार्ट्रिज है वो उसको मतलब दबाना पड़ता था, चबाना पड़ता था, उसे काटना पड़ता था। ठीक है, और काटना पड़ता था टू लोडिंग करने के लिए गन में। तो ये जो था वो हिंदू और मुस्लिम्स यूज़ करते थे, लेकिन ये खिलाफ था, मतलब उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट था। दोनों हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस बिलीफ से ये अगेंस्ट था कि फैट ऑफ काउ और पिग को अपने मुंह में लेना, और दैट वाज वेरी बैड आई गेस। तो इसी इशू के चक्कर में जो मंगल पांडे था ना, वो एक सिपॉय था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, जो कि बैरकपुर में थी। तो 29 मार्च 1857 को ही अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर। क्योंकि ऑफ कोर्स इस चीज़ के अगेंस्ट थी। अब उन्होंने अटैक कर दिया, तो उन्हीं को हैंग कर दिया, उन्हीं को मार दिया 8 अप्रैल 1857 में। तो 9 मई 1857 में 85 सिपॉयज, मतलब 85 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो मिसिंग थे मेरठ में। और सॉरी 9 में 1857 को 85 सिपॉयज ने मना कर दिया कि हम ये सब ये नहीं करेंगे, अपने मुंह में नहीं लेंगे। तो उनको 10 साल की जेल सुना दी।
तो इसी चक्कर में 10 मई से ही जो रिवॉल्ट है 1857 का वो बिगेन हो गया मेरठ में, विद द मार्च टुवर्ड्स दिल्ली से, मतलब दिल्ली की टुवर्ड्स मार्च आने लगी और ये स्प्रेड होता गया ये रिवॉल्ट। ठीक है, अब लीडर्स कौन कौन थे 1857 रिवॉल्ट के? अगर हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से थे हमारे जनरल भट्ट खान एंड बहादुर शाह दी सेकेंड। ठीक है, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। कानपुर से थे नाना साहेब। बिहार से थे कुंवर सिंह। बरेली से थे बहादुर खान रोहिला। झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई। ये तो सबको नाम पता है भाई इनका। तो फैजाबाद से थे मौलवी अलमुद्दुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला, इनको दांका शाह भी बोलते थे। ठीक है, और यूपी से थे शाह महल, शाह माल, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये सब थे लीडर्स जो कि 1857 के रिवॉल्ट में इंक्लूड थे। ठीक है, अब आता है कि क्या रिजल्ट क्या आया इसका रिवॉल्ट का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी was abolished। ठीक है, उसके बाद आया क्वींस प्रोक्लेमेशन, मतलब क्राउन रूल, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू दी ब्रिटिश क्राउन। और जो क्वीन विक्टोरिया थी वो थी क्वीन उस टाइम पे। ठीक है, क्या आ गया दूसरा? क्राउन रूल। और जो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो ब्रिटिश थे उन्होंने रीस्ट्रक्चर करा इंडियन आर्मी को। ठीक है लेकिन क्या हुआ, इंडियन जो सोल्जर्स थे उनका प्रोपोर्शन क्या कर दिया, कम कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो थे वो वाइसरॉय को, जो गवर्नर जनरल थे ना, ये पोस्ट हटा के नाम कर दिया था वाइसरॉय। और सबसे पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1858। अब फेलियर्स के रीज़न क्या थे 1857 रिवॉल्ट के? क्यों फेल हुआ ये? क्योंकि ये लिमिटेड था टेरिटोरियल और सोशल बेस तक, मतलब ये पूरा अच्छी तरह से फैला नहीं था। ये सिर्फ मेनली नॉर्थ इंडिया पे ही ज़्यादा मेनली फोकस था। ठीक है, दूसरा पहला रीज़न क्या था? ड्यू टू लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। मेनली कहाँ पे फोकस था इसका? नॉर्थ इंडिया पे।
ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। एंड थर्ड, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये थे जिसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो फेल हो गया। अब कई लीडर्स ने कुछ बोला था इसको 1857 रिवॉल्ट को। ये है हमारे वीडी सावरकर। इन्होंने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वीडी सावरकर ने बोला था कि जो हमारा रिवॉल्ट है 1857 का, वो फर्स्ट वॉर है इंडिपेंडेंस का। और ये है हमारे आर.सी. मजूमदार। इन्होंने भी कुछ बोला था। इन्होंने क्या बोला था, ना ही ये फर्स्ट है, ना ही ये नेशनल है, ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इट इज़ नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा जो टॉपिक है 1857 रिवॉल्ट का ख़त्म। जो एक टॉपिक है रिवॉल्ट जो कि प्री 1857 रिवॉल्ट्स कह लो, जो कि 1857 के से पहले जो भी रिवॉल्ट्स हुए थे वो, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगी। इससे मतलब मैं पोस्ट कर दूँगी इंस्टा पे कि वो कब आएगी। तो तब तक के लिए ये अच्छे से देखो, पढ़ो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू, टाटा, बाय बाय।